दोस्तों, सोचिए एक ऐसा देश है जो पहले से ही जंग लड़ रहा है और उसी बीच वो अपनी आर्मी की पूरी टॉप लीडरशिप चेंज कर दे। हाँ, ये बात हो रही है ईरान की। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में जो मिलिट्री रीशफल किया है, पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा फैसला है। यह फैसला लिया है ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई ने। एक ही झटके में 6 टॉप कमांडर्स बदल दिए। लेकिन सवाल यह है कि यह सब अचानक क्यों हुआ? इसके पीछे क्या एक जंग है, कुछ मौतें हैं और सत्ता की एक नई चेन ऑफ कमांड है? तो इस वीडियो में हम पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कौन है ये नए कमांडर्स, पुराने कमांडर्स के साथ क्या हुआ और आखिर में ये सब दुनिया के लिए मैटर क्यों करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मुज्तबा खमेनेई कौन है। ये ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के बेटे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि अली खमेनेई की मौत कैसे हुई। फरवरी 2026 में एक यूएस इजरायली स्ट्राइक में अली खमेनेई की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद मुज्तबा खमेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन ये सिर्फ लीडरशिप चेंज की बात नहीं है। इसी जंग में यानी यूएस इजराइल और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए। तो ये पूरा रीशफल असल में एक तरह से जंग के बाद की भरपाई जैसा है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ईरान की मिलिट्री स्ट्रक्चर कैसे काम करती है। ईरान में 2 बड़े मिलिट्री विंग्स होते हैं। पहला है रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस, जिसे अर्तेश कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल आर्मी होती है, जैसे किसी भी नॉर्मल देश की आर्मी विंग होती है। दूसरा और ज्यादा पावरफुल है IRGC, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल फोर्स भी है। यानी ये सीधे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के वैल्यूज की रक्षा करती है और असल में देश की सबसे ज्यादा ताकत इसी विंग के पास होती है। अब इन दोनों विंग्स के टॉप कमांडर्स कौन होंगे, ये फैसला कौन करता है? यही सुप्रीम लीडर करते हैं, यानी मुज्तबा खमेनेई के हाथ में ही ये पूरी पावर है कि वो किसे कहां बैठाएंगे। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि किसे कौन सी नई पोस्ट मिली है। पहला नाम है अली अब्दुल्लाही। इन्हें नया चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बनाया गया है। ये सबसे बड़ी मिलिट्री पोस्ट में से एक है। इनसे पहले इस पद पर अब्दुल रहीम मौजवी थे, जिनकी जगह अब अब्दुल्लाही ने ले ली है। खास बात यह है कि अब्दुल्लाही पहले खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर रह चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न कमांड, साउदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड होती है, ऐसे ये ईरान की एक कमांड सेंटर है। यानी ये कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर है। दूसरा नाम है क्योमर्स हैदरी का। इन्हें डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, यानी ये अब्दुल्लाही के नंबर 2 होंगे। तीसरा और सबसे बड़ा नाम है अहमद वहीदी का। इन्हें IRGC कमांडर चीफ बनाया गया था मार्च के महीने में और साथ में इन्हें मेजर जनरल के रैंक पर भी प्रमोट किया गया था। इन्होंने मोहम्मद पाकपोर की जगह ली थी, जो इस जंग की शुरुआत में ही मारे गए थे। यहां एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि वहीदी का बैकग्राउंड बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स इन्हें एक रेडिकल हार्डलाइनर भी कहते हैं और इनका नाम पुराने टेरर अटैक्स से भी जुड़ा हुआ है, जैसे सन 1983 का बीरुत बॉम्बिंग अटैक और 94 का अर्जेंटीना बॉम्बिंग अटैक। तो इनकी नियुक्ति सिर्फ एक मिलिट्री डिसीजन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और धार्मिक सिग्नल भी है। चौथा नाम है मुस्तफा इजादी का। इन्हें डिप्टी IRGC कमांडर बनाया गया है। पांचवा नाम है अली अजमई का। इन्हें IRGC नेवी कमांडर बनाया गया है। इनसे पहले इस पोस्ट पर अली रेजा तंगसिरी थे, जो भी इस जंग में मारे गए। छठा नाम है हुसैन तैयब का। इन्हें बासिज फोर्स का नया हेड बनाया गया है। अब बासिज क्या है ये भी समझ लीजिए। ये एक वॉलंटियर बेस्ड पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका ज्यादातर काम डोमेस्टिक कंट्रोल से जुड़ा होता है, यानी अंदरूनी सुरक्षा और प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना। तो अगर आप ध्यान दें तो एक ही दिन में ईरान की पूरी टॉप मिलिट्री चेन बदल दी गई, आर्म्ड फोर्सेस से लेके IRGC और बासिज तक। अब सवाल आता है, ये सब इतनी जल्दी और इतने बड़े स्केल पर क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है उस जंग में जो अभी यूएस इजराइल और ईरान के बीच चल रही है। ये सिर्फ रूटीन अपॉइंटमेंट्स नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वॉर टाइम डिसीजंस हैं।
एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में एक खास लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। पुराने कमांडर्स की मौत का जिम्मेदार बताया गया जियोनिस्ट अमेरिकन एनिमी को। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। इस तरह की फॉर्मल लैंग्वेज से ईरान अमेरिका को इस जंग में शामिल पक्ष घोषित कर रहा है। इसके अलावा वहीदी को एक खास इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। उन्हें कहा गया है कि वो दुश्मन के खिलाफ पावरफुल ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार रहें और उनको ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है। ये प्रायोरिटी खुद मुज्तबा खमेनी ने दी है और इसी के साथ साथ उन्होंने पेजेश्कियां को एक अल्टीमेटम भी दिया था कि हमेशा अपर हैंड वहीदी का ही रहेगा। और अब्दुल्लाह को जो टास्क मिला है वो भी बहुत अहम है। उन्हें कहा गया है कि वो जनरल स्टाफ को पूरी तरह से खत्म अल अनबिया वॉर टाइम जॉइंट कमांड में इंटीग्रेट करें। यानी सीधी भाषा में समझें तो ईरान अपनी मिलिट्री को एक सेंट्रलाइज्ड वॉर टाइम कमांड स्ट्रक्चर में बदल रहा है। अब यहां एक और बड़ा कॉन्टेक्स्ट पॉइंट जोड़ना जरूरी है। इसी हफ्ते में मोहसिन रज़ई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। उन्होंने पुराने सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जोलकार की जगह ली है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। रज़ई का बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत है। ये पहले 16 साल तक IRGC के कमांडर रह चुके हैं और ईरान इराक वॉर के दौरान भी एक जाने माने कमांडर थे। तो सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी पॉलिसी की पूरी टॉप लीडरशिप भी नए हाथों में जा चुकी है। अब बात करते हैं कि इसका मतलब दुनिया के लिए क्या है। ये रीशफल सिर्फ ईरान के अंदर की बात नहीं है, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। पहली बात, ईरान साफ तौर पर अपनी मिलिट्री को एक वॉर फुटिंग पर तैयार कर रहा है। यानी ये सिर्फ डिफेंस की तैयारी नहीं है बल्कि आगे किसी बड़े कदम की भी तैयारी हो सकती है अमेरिका और इजराइल के विरोध में। दूसरी बात, वहीदी जैसे हार्ड लाइनर का प्रमोशन ये सिग्नल देता है कि ईरान झुकने के मूड में नहीं है बल्कि रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई की तैयारी जैसा लग रहा है। तीसरी बात, कुछ एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक मिलिट्री डिसीजन नहीं बल्कि एक पावर कंसोलिडेशन मूव भी मानते हैं। यानी नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी अपने ट्रस्टेड लोगों को हर बड़ी पोस्ट पर बिठा रहे हैं ताकि उनकी सत्ता मजबूत और स्थिर रहे। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू रखना जरूरी है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि यह सिर्फ एक जरूरी कदम था क्योंकि पुराने कई टॉप कमांडर्स जंग में मारे जा चुके थे। तो लीडरशिप गैप को भरना बहुत जरूरी था और बहुत आवश्यक था। तो यह सिर्फ अग्रेशन का सिग्नल नहीं है बल्कि एक तरह की मजबूरी भी हो सकती है। अब असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान डिफेंसिव रहेगा या कोई बड़ा ऑफेंसिव कदम उठाएगा? यही अगले कुछ हफ्तों में हमें साफ होता हुआ नजर आने लगेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, ईरान अब इस जंग को आगे बढ़ाएगा या सिर्फ एक डिफेंसिव मूव है जो ईरान ने फिलहाल लिया है मिलिट्री रीशफल करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और CF टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।